हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, हम बाकी की पहले वाली वीडियोस में अपनी बिजनेस स्टडीज़ की पहली बुक को कवर कर चुके हैं। इसमें हम जो सेकंड बुक है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो कवर करने वाले हैं। सो पहला हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। आप इस बात से समझ सकते हैं भैया, मैनेजमेंट जहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया वहाँ पे आपके ये वर्ड्स तो आने ही आने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो किसका होगा? फाइनेंशियल का होगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ गया, इजी था। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारा मेजर आ जाता है, क्या हो जाता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हम कर सके। दिस इज़ आर मेन ऑब्जेक्टिव वाइल डूइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सो अब इसमें फर्दर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, कि हम जो हमारे फंड्स हैं हम उसके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एफिशिएंट आपको पता ही है कि कम से कम हम उसको हमें यूज़ करना पड़े, कम से कम हमारा खर्चा हो। ठीक है, जितने हम फंड उसको बचा सकें हम वो मैनेज कर सकें। लिक्विडिटी मैनेजमेंट हमारा आ जाता है कि भैया जितनी हमारी ज़रूरत है डे टू डेली लाइफ में उतना हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूं या इतना मैं अपने पैसे फंसा के रख लूँ बिजनेस में या मार्केट्स में कि मैं डे टू डेली चीज़ों के लिए मुझे लोन लेना पड़े, वो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, फिफ्थ हमारा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड देन थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारा आ जाता है वेयर टू इन्वेस्ट, कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाता है कि हमें फंड्स रेज कहाँ से करने चाहिए, शेयर होल्डर से लेना चाहिए, डिबेंचर से लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा डिविडेंड डिसीजन में आ जाता है कि कहते हैं अब जो हमारा प्रॉफिट जनरेशन हुआ है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना भी चाहिए तो क्या रेशियो होनी चाहिए, और अगर रिटेन भी करना है तो उसकी क्या रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज द मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी इन आर टोटल कैपिटल। ईजी था, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल, जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमारी वो होती है जिसमें हम जो भी हमारा मतलब इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती हैं। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होती है, और हम कह सकते हैं ये थोड़ी सी हमारे लिए एक्सपेंसिव होती हैं। सो इसके लिए हमें बहुत वाइसली थॉट करना पड़ता है, बहुत वाइसली हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हम उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमारे डे टू डेली ऑपरेशंस के लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या हम जो भी स्पेंडिंग्स करते हैं वो हमारी आ जाती है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्या हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में हमारा हो सकता है बिजनेस साइकिल, कि अब भी हमारा बिजनेस साइकिल किस स्टेज में है। हमें पता ही है बिजनेस साइकिल 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग, मैच और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि जहाँ पे बूमिंग होता है। ठीक है, जहाँ हम बूम कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो डिक्लाइनिंग स्टेज होता है। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है वहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली लोअर होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पे मतलब जो हमारी वर्किंग कैपिटल है प्रोडक्शन के लिए हमारा कम होता है, बट हमारा हम बोल सकते हैं मार्केटिंग में और इन सब चीज़ों में, ये प्रमोशंस में ज़्यादा लगता है। ठीक है, और अगर हम अपना जो बूम या पीक पोजीशन बताएं तो उस पोजीशन में हमारा प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, और एडवर्टीजमेंट इसमें जो होता है वो एवरेज रहता है। लेटर ऑन जब हम डिक्लाइनिंग में जाते हैं तो हमारा जो भी वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारा एक तरीके से स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है? अगर आप जो भी मैं बोलूँ कि ये डे टू डेली या ख़राब होने वाली चीज़ों का आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है, तो या FMGs का करते हैं, फास्ट मूविंग जो हमारे गुड्स होते हैं उन सब का अगर आप वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब आपकी वर्किंग कैपिटल ना थोड़ी हम बोलेंगे कंपैरेटिवली कम होगी। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि आप डेली बेसिस पे सामान उठाओगे और बेचोगे, और जो भी आपकी जैसी डिमांड्स होंगी उस बेसिस पे आपका जो भी कैपिटल है वो वेरी करेगी। ज़्यादा डिमांड ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल, कम डिमांड कम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उस और क्रेडिट पॉलिसीज़ भी वेरी करती है कि आप कितना आपका क्रेडिट चलता है। ठीक है, आपके पैसे वापसी कितने टाइम में आ जाते हैं, समझ रहे हो ना, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हमारा है
इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? एंश्योर्स द बिजनेस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ, ऑप्टिमाइजेज द कैपिटल यूटिलाइजेशन, रिड्यूसेस कॉस्ट फाइनेंसिंग, इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। ईजी था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अ फाइनेंशियल मार्केट्स इज अ मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड बाय और सोल्ड। ठीक है, बॉट एंड सोल्ड कि हम खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारे? कैपिटल फॉर्मेशन, लिक्विडिटी क्रिएशन, रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिटरमाइंस द सिक्योरिटी प्राइसेस, एश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, उसमें टाइप्स हमारे आ जाते हैं, 2 टाइप्स की होती है, मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट्स जो होती है हमारी शॉर्ट टर्म होती है और कैपिटल मार्केट्स हमारी लॉन्ग टर्म होती है। मनी मार्केट्स के हम एग्जांपल में बोल सकते हैं ट्रेजरी बिल्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज की क्या होती है? इट्स अ कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट वेयर द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, मतलब वही चीज़ जहाँ पे हमारे स्टॉक्स एंड जो बॉन्ड्स हैं वहाँ जो बेचे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं भाई? दीज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड द सेफ्टी। ठीक है, डिटरमाइंस द मार्केट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए NSEs और BSE हमारे क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम आ जाते हैं अपने सेबी में। सेबी की फुल फॉर्म आ जाती है, वो हमें पता ही क्या होती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज़ द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट्स इंडिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रिवेंट फ्रॉड्स, इंश्योर्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिफाइन क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्लानिंग। वही मैंने देखो सीधी सी बात है, आपको बताई है मैंने कि मैनेजमेंट क्या आ जाता है। जहाँ मैनेजमेंट आ जाएगा वहाँ पे उसके फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो किसका होगा? मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट होगा। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे हो गया। ठीक है, सो रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू मीट द कंज्यूमर नीड्स एंड अचीव बिजनेस गोल्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? क्रिएट्स द वैल्यू टू द कंज्यूमर, सेटिस्फाई कंज्यूमर्स, इंक्रीज ऑफ सेल्स। भाई क्या कर लोगे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से? आपका क्या करोगे? आपको एक वैल्यू अच्छी सी देनी है कस्टमर को, कंज्यूमर को। कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा, आपकी मार्केटिंग जो होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और मेन हम मार्केटिंग करते क्यों हैं? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ आ गई। ठीक है, सो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, डायनेमिक प्रोसेस, इंटीग्रेट्स वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं? मार्केटिंग मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन। देखो आप यही तो करते हो। क्या करते हो आप? पहले मार्केट के लिए रिसर्च करते हो। हाँ भाई आपको बिजनेस करने जाना है तो आप पहले देखते हो हाँ कि मार्केट क्या है, किस मार्केट को मैं टारगेट करूँगा, कहाँ मैं बिजनेस रन करूँगा, वो सब चीज़ों की आप रिसर्च करते हो कि वहाँ डिमांड है नहीं है, उनकी लाइवलीहुड्स कैसी है, उनकी परचेसिंग पावर क्या है, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पहले चेक करते हो, वो आपको किस में आ जाता है? मार्केट रिसर्च में आ जाता है। सेकंड है प्रोडक्ट प्लानिंग। उसके बाद आप बोलते हो कि आपको जैसे पता चल गया कि यहाँ पर इस चीज़ की बहुत डिमांड है या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो? डिमांड है प्रॉब्लम के हिसाब से या तो सोल्यूशन या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो। वो आपका क्या जाता है? प्रोडक्ट प्लानिंग में आ जाता है। प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद आप क्या करते हो? उसकी प्राइसिंग करते हो कि अब ये जब मैंने प्लानिंग कर ली या ये सोल्यूशन जब मैंने डिवाइस कर लिया, इसकी कॉस्टिंग मेरे को ये लगी, अब मेरे को अगर प्रॉफिट अपना अर्न करना है उसके लिए मैं मार्जिन इतना सेट करूँगा और उसके बाद आप क्या करोगे? उसकी प्राइस सेट करोगे। ठीक है, वी नो डैट कॉस्ट प्लस मार्जिन नॉन एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम प्राइसिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या आ जाता है? मैंने प्राइस वगैरह सब कुछ सेट कर लिया, अब मैं उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा, क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने वाला है, क्या मेरी लॉजिस्टिक्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, वो सब चीज़ें हमारा किस में आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीज़ें करने के लिए आपको प्रमोशंस भी तो करना पड़ेगा, आपको एक तरीके से अलर्ट भी तो करना पड़ेगा या एक तरीके से नोटिफाई तो करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को कि हाँ भाई एक ऐसा सोल्यूशन रेडी हो चुका है या ऐसा एक सप्लाई रेडी हो चुका है जिसकी वो डिमांड करते हैं, जिसको उनकी ज़रूरत है।
तो ये सब चीज़ें के लिए आप क्या करोगे, अपने प्रमोशन एंड एडवर्टीजिंग करोगे। अब आप देखोगे कि जो 4 Ps या मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ते हैं ना, दिस इज़ नथिंग एल्स, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे प्लेस और प्रमोशन, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, मार्केटिंग मिक्स आता है। तो इसी के साथ साथ हमने 2 अपने कंसेप्ट और पढ़ लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, 4 Ps कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारा इसका, क्रिएट अवेयरनेस, बूस्ट द सेल्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, रेफर्स टू द सेफ गार्डिंग ऑफ द कंज्यूमर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, ensures consumer safety, builds consumer confidence, encourages ethical business practices, ठीक है। consumer rights under consumer protection 2019। तो अभी क्या क्या है कंज्यूमर राइट्स, कौन से हमारे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उसके लिए ना मैंने निमोनिक बना रखा है, ये SICHRCR, ठीक है। तो मतलब सिचर सर करके आप कुछ इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी मतलब आपको सेफ्टी देनी होती है, ठीक है, उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए, कुछ भी उनके साथ गलत नहीं हो जाना चाहिए, कोई भी ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या प्राइस है, किसको उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, हर एक चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। राइट टू चूज़, उनको जो चीज़ जैसे सिलेक्ट करनी है वो उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपल्शन कस्टमर के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को सुना जाए, कोई भी सप्लायर या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई सा भी शॉपकीपर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, इसमें क्या है हमारा कि उनको सोल्यूशन मिलेगा, अगर उनको कोई भी चीज़ की परेशानी हुई है तो उसका कंपेंसेशन उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। राइट टू कहते हैं कंज्यूमर एजुकेशन, उनके पास कंज्यूमर एजुकेशन पूरी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, पूरी उनको इस चीज़ की चीज़ें बताई जानी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हम बोल सकते हैं 6 कंज्यूमर राइट्स हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या होनी चाहिए कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप को बचाने के लिए, भाई कि बी अवेयर, डिमांड अ बिल, ठीक है, फाइल कंप्लेंट्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जागरूक रहें, ठीक है, सतर्क रहें, पक्का बिल लें, शिकायत करें, ये तो आपको पता ही है, हम हमेशा आप एडवर्टीजमेंट्स में भी और देखते रहते हो, है ना, तो वो सब चीज़ें ही आ जाती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको जल्दी से रिलेट आप कर सको, इसलिए मैंने हिंदी में लिख लिया जिससे आप याद रखोगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फिर। उसके बाद हमारा आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रोविजंस हमारे क्या क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस, पेनल्टीज़ फॉर द फॉल एडवर्टीजमेंट्स, ये 3 ही हैं और ये बहुत छोटे से ईजी से हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो गया है। सो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस रही होंगी, ठीक है। और आप सब जैसे ही कमेंट्स डाल रहे हैं वैसे मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप जैसे उसमें अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, सो आप अपने डाउट्स पूछो, जो आपको टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए वो भी आप मेंशन करो। मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसमें ऐड कर दिया है, जिसमें मैं आपको ये सारे मेरे हैंड नोट्स जो हैं वो डाल दूँगी उसमें, तो आप उसमें भी क्विकली देख सकते हैं। और मेरी वीडियोस, मेरा ये सपोर्ट आपके हर एग्ज़ाम्स में रहेगा, तो उसके लिए भी जो से आपको टॉपिक्स रहते हैं वो आप कमेंट्स में डालते रह सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।